हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो मेरी प्रैक्टिस सेट है ये KVS PRT हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें से मैं आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस करवा दूंगा। साहित्य से संबंधित, व्याकरण से और शब्दों से संबंधित हर प्रकार के प्रश्न आएंगे हमारे हर प्रैक्टिस सेट में। जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ। तो आइए बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। कुटज। कुटज किसकी रचना है? तो कुटज किसकी रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो 1964 ईस्वी में लिखा गया है, यह एक ललित निबंध है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अन्य निबंध हैं जैसे अशोक के फूल, बसंत आ गया, नया वर्ष, शिरीष का फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गुरु नानक देव आदि। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? तो उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रीतिकाल। इस तरह पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, आदिकाल को वीरगाथा काल और आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया है। इसका विवरण हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में मिलता है, जो सर्वमान्य प्रमाणित होता है। तो इनकी रचना जो है रामचंद्र शुक्ल जी की, हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वह मराठी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा आपके KVS में कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो कर्मधारय समास बनता है। जैसे यथाधनचरण, कमल, यथाचरण, कमल, चंद्रमुख, परमानंद इत्यादि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्मधारय। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में कौन शब्द वायु का समानार्थी है? तो वायु का समानार्थी शब्द बताना है। तो अनल, जो कि आग का होता है। अनिल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनिल। अनिल हवा का या वायु का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है? तो धनंजय का समानार्थी शब्द अर्जुन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्जुन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। फिसल पड़े तो हर हर गंगा, यही है, फिसल पड़े तो हर हर गंगा का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है कि फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ मजबूरी में काम करना, मजबूरी में काम करना। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें रस बताना है, कौन सी रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो भक्ति रस। भक्ति रस, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है वहाँ भक्ति रस होता है। और भक्ति का स्थायी भाव देव रति है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो जैनेन्द्र जी की जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वह कौन सा है? तो परख इन्हीं का है, जैनेन्द्र जी की है परख। और अनीता भी है, कई इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। अभ्युदय शब्द में शब्द की संधि है। तो अभ्युदय की संधि, अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभिधन उदय, अभिधन उदय। तो ई का य हो रहा है, ई का य, उ का व, यण संधि में होता है, ई को यण जी। तो यण संधि होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अभ्युदय में अभ्युदय, अभिधन उदय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो
तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पो धन अन, पो धन अन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? परम धर्म ईश्वर, तो मैं संधि कर रहा हूँ, परमेश्वर, परमेश्वर में समास है कर्मधारय समास। इसमें विशेषण विशेष्य है, पहला पद विशेषण है, तो कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो लोकोक्ति का चयन करना है, कठपुतली होना, आँख चुराना, आस्तीन का सांप होना। जिनमें होना लास्ट में आता है वो मुहावरे होते हैं, और इनमें लोकोक्ति है ऑप्शन नंबर डी, एक पंथ दो काज। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो व्यंग्य लेखक को बताना है। तो हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक हैं, और इनके व्यंग्य संग्रह हैं भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हरिशंकर परसाई। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 देखते हैं, एक मनई, देखते हैं 16 नंबर, एक मनई के दुह बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिन, दादा धन माँ जवन हमार हिंसा लागत होए, तमन हमका दई द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? देखिए, बोलियों से संबंधित प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है। तो यह किस बोली से संबंधित है? तो यह अवधी बोली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवधी, जो कि अयोध्या क्षेत्र में लखनऊ, सीतापुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, उन्नाव इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवधी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। जात रूप का पर्याय है। तो जात रूप का क्या पर्याय है? तो जात रूप का पर्याय सोना होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सोना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर देखते हैं प्रश्न, संचारी भावों की संख्या मानी जाती है। तो संचारी भाव कितने हैं? ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 33। अगला प्रश्न है 19 नंबर, जहाँ चाह वहाँ राह, इस कथन में राह किस अर्थ में है? तो जहाँ चाह वहाँ राह, इस कथन में राह का अर्थ रास्ता से है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रास्ता। जहाँ चाह वहाँ राह उपाय से होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपाय। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो उपमा अलंकार का अंग कौन सा नहीं है, उसका चयन करना है। तो जो विभाव होता है वह उपमा अलंकार का अंग नहीं है, विभाव। इसमें उपमेय, उपमान, समान धर्म और गुणवाचक होता है, ऐसे 4 होते हैं जिसमें विभाव नहीं आता। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है? कौन सा युग समानार्थी है? भाई बंधु, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश। तो बताना है कौन सा समानार्थी है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए से होगा, भाई बंधु, यह समान अर्थ प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना, इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, ऑप्शन नंबर ए सही ही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। थोड़ा ब्लर है लेकिन समझ आ रहा है। प्रश्न नंबर 23, अंधे की लकड़ी होना।
अंधे की लकड़ी होना का अर्थ क्या होगा? तो एकमात्र सहारा होना। ऑप्शन नंबर सी, एकमात्र सहयोग या एकमात्र सहारा होना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? तो भाव को स्पष्ट करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उद्दीपन विभाव। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं, साहित्य से प्रश्न है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। विष्णु के अनेक अभिधान हैं, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी एक शब्द है। तो विष्णु के अनेक अभिधान है, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी शब्द है नाम। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला समूह शब्द के लिए शब्द चयन करिए। तो जानने की इच्छा रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन करना है, तो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित शब्दों में एक पूर्ण पुनरुक्त नहीं है, उस शब्द का चयन करना है। तो पूर्ण पुनरुक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो सीधा साधा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पूर्ण पुनरुक्त नहीं है। जैसे जय जय है, रातों रात है, दिनों दिन है, वैसे ये सीधा साधा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आप ये याद कर लीजिए कि क से कृदंत, क से क्रिया, तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस लेखक से संबंधित है? तो वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31। हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पहला कवि सरहपा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरहपा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। मैं तो बनी मधुमास आली, इस वाक्य में मधुमास किस माह का पर्याय है? तो मधुमास माघ माह का पर्याय है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, माघ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33। कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया है? तो कबीरदास जी ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया है? तो छप्पा का प्रयोग नहीं किया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, साखी शबद रमैनी का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करना है। तो सप्ताह शब्द है जिसमें गणना शब्द आ रहा है, तो इसमें द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में हुआ था प्रथम तार सप्तक का प्रयोग, जिसके संपादक अज्ञेय जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1943। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 50। बीच में कुछ संस्कृत के प्रश्न थे तो उनको हमने हटा दिया है, बस हिंदी और हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हम ले रहे हैं। तो 50 नंबर प्रश्न है, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना, इसका अर्थ होगा आसमान टूट पड़ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आसमान टूट पड़ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कालवाची है? तो कालवाची शब्द का चयन करना है। तो कालवाची शब्द अवधि है, अवधि मतलब समय। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। किस विषय की पूरी छानबीन किए बिना पर्याय निर्णय देना ठीक नहीं है, इसके लिए उचित शब्द है? तो
इसके लिए उचित शब्द विश्लेषण करना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब किसी विषय की पूरी छानबीन कर लेना ही विश्लेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गांगेय शब्द भीष्म के लिए प्रयुक्त होता है। गांगेय मतलब गंगा का पुत्र, भीष्म। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है? तो शत्रु का समानार्थी शब्द कौन है? तो आराती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आराती। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 55, एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतर होगा। तो एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतर अधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अधिवक्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिऔध लिखित प्रिय प्रवास है, जो 1914 ईस्वी में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, अंतेवासी शब्द का अर्थ है? तो अंतेवासी शब्द का अर्थ है गुरु के समीप रहने वाला। ऑप्शन नंबर सी, गुरु के समीप रहने वाला। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 58, भौतिक शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो भौतिक शब्द का जो विपरीत शब्द होता है उसका आध्यात्मिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आध्यात्मिक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 59, मृदु का विलोम बताइए। तो मृदु शब्द का विलोम कटु होता है। कहते हैं ना कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। तो मृदु वो मधुर से लिया गया है, अब कटुक उसका विलोम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मृदु का कटु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण बताना है किस वर्णों के संयोग से बना है। तो ज और य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ज य। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन शब्द इंद्र का पर्याय है? तो इंद्र का पर्याय शब्द कौन सा है? तो शक्र है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उसका चयन करना है। तो अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है अभ्युदय, अत्युत्तम, अत्याधिक, अन्वय। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करना है। तो तथैव, तथा धन इव, ये सही है। तथा धन अपि, तथापि, तदाकार। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तदुपरांत। तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत, तदुपरांत नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 64, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन मैथिली शरण गुप्त जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की? तो सूरदास जो कृष्ण भक्त कवि हैं, इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वल्लभाचार्य। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किस कवि को माना है? तो आचार्य शुक्ल जी रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चिंतामणि। अगला प्रश्न है 67 नंबर, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? तो रीतिमुक्त कवि कौन नहीं है? तो वो भूषण जी रीतिमुक्त कवि नहीं है। बाकी घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, जयदेव, द्विजदेव, ये लोग रीतिमुक्त कवि थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 68, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को आचार्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, तुलसी का समय इसमें से क्या है?
तो तुलसीदास जी का समय बताना है, तो इनका समय 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1532 से 1623। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 70। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, तुलसी के विषय में यह कथन किसका है? तो लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, तो तुलसी के इस विषय में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमस्ते का संधि विच्छेद नम धनते होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विसर्ग संधि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 72, विद्या धनम में कौन सा समास है? तो विद्या धनम में कौन सा समास है? तो विद्या धनम में कर्मधारय समास है, विद्या के लिए धन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो भयानक रस का अस्थाई भाव भय होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 74, धाय धाम काम सब त्यागी, धाय धाम काम सब त्यागी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में चौपाई छंद है, जो कि इसमें 16 मात्राएं होती हैं और इसके अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, तथा अंत में जगड़ और तगड़ का भी आना वर्जित है। तो इसमें चौपाई छंद है, 16 मात्राएं हैं, आप देख लीजिए, गिन लीजिए। अगला प्रश्न है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सेना का पर्याय नहीं है? तो सेना का पर्याय कौन सा नहीं है? अनि, चमू, कटक, हाटक। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हाटक नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 76। प्रश्न देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष का होता है, मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा किसकी रचना है? तो अनामदास का पोथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, जो कि एक उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, इंदिरापति किसे कहा जाता है? तो इंदिरापति किसे कहा जाता है? तो इंदिरापति किसे कहा जाता है? ब्रह्मा को, विष्णु को, कुबेर को, या हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विष्णु को कहा जाता है। इंदिरापति विष्णु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ब्रह्मा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विष्णु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? तो कंधा का समानार्थी कौन सा शब्द है? अंश। इस अंश का मतलब होता है भाग या टुकड़ा, इस अंश का मतलब होता है कंधा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंधा। अश्रु का मतलब आंसू होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अंश। दंत शब्द रहेगा इसमें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 80, घुड़दौड़ शब्द किन 2 पदों के योग से बना है? जो घुड़दौड़ शब्द है यह किन 2 पदों के योग से बना है? तो यह घोड़ा और दौड़ से बना है, घोड़ा और दौड़ से घुड़दौड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से एक शब्द जो हाथी है, हाथी का पर्याय नहीं है। तो हाथी का पर्याय नहीं है वो कौन सा शब्द है? तो क्या द्वीप है, तरणी है, द्विरद है, या सिंदूर है? तो यह तरणी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यह इसका पर्याय नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 82, समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा, इसमें रेखांकित शब्द अशुद्ध रूप से, मतलब रेखांकित शब्द का अशुद्ध रूप होगा। तो प्रज्वलन का अशुद्ध रूप बताना है, तो इसका प्रज्वल होगा, प्रज्वलन, प्रज्वलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 83 नंबर, पेट में दाढ़ी होना का उपयुक्त अर्थ है? तो पेट में दाढ़ी होना का उपयुक्त अर्थ है बचपन से ही बहुत बुद्धिमान होना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बचपन से ही बहुत बुद्धिमान होना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 84,
भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, ये प्रश्न की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है। साहित्य के तो एक भी प्रश्न यहाँ से बच के नहीं जाने वाले हैं, और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे जो व्याकरण संबंधित प्रश्न हैं वो भी यहीं से फंसेंगे। जितना मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आप हिंदी के लिए तो आपको कहीं नहीं जाना होगा, बस आप रोज़ एक प्रैक्टिस सेट देखते रहिए मेरा इसी तरह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो नई कविता के प्रतिमान के पुस्तक के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इंद्रनाथ मदान जी का रचना है आधुनिक और हिंदी उपन्यास, और नामवर सिंह जी का है कविता के नए प्रतिमान, डॉक्टर नगेंद्र जी का है रस सिद्धांत इत्यादि रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 86। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो अजीर शब्द जो है इसका अर्थ बताना है। तो अजीर का अर्थ होता है आंगन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आंगन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो जो रेखांकित शब्द है ये उज्जवल, यह अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध बताना है। तो इसका शुद्ध होगा उज्जवल, डबल आधा जय रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। यहाँ अनेक अभिज्ञ जन विद्यमान हैं तथा इस तथ्य की जानकारी हो सकती है, इस वाक्य में अभिज्ञ शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो अभिज्ञ का विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो इसका अनभिज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 89। सूर्योदय में कौन पक्षी प्रसन्न सूर्योदय से कौन पक्षी प्रसन्न होता है? प्रश्न ये है, सूर्योदय से कौन पक्षी प्रसन्न होता है? तो सूर्योदय से चकवा जो होता है, चक्रवाक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह पक्षी प्रसन्न होता है, चक्रवाक। अगला प्रश्न है 90 नंबर, जो कि इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है। आपको नियमित दवा लेना चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपको नियमित दवा लेनी चाहिए, इस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, क्रिया संबंधी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्रिया संबंधी। तो दोस्तों, आज की जो मेरी प्रैक्टिस सेट है, इन प्रश्नों की श्रृंखला इतनी ही है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और 30 नंबर जो KVS PRT के लिए 30 नंबर है वो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। और कुछ साहित्य के जो मेरे प्रश्न हैं वो TGT PGT लेवल के भी हैं, जो आप में भी पूछे जाएंगे, इतना तो कंफर्म है। तो आप देख लीजिए और बने रहिए मेरे साथ KVS तक, और हिंदी से 30 नंबर कंफर्म ले जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।